हेलो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स के बारे में, जिसमें हम कुछ मेजर टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और खासकर जो हमारा सेंटर टॉपिक होने वाला है ह्यूमन हार्ट रहने वाला है और साथ साथ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का सिंपल सा मतलब होता है सब्सटेंसेस का मूवमेंट। अगर एनिमल के बॉडी के अंदर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट अगर किसी सब्सटेंस का अगर मूवमेंट हो रहा है तो किस तरीके से होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। ये जो मैकेनिज्म होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। जैसे हायर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें, उनमें क्या होता है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है, तो उस हिसाब से उनका मैकेनिज्म जो होता है वो दूसरे तरीके से होता है। लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्लेक्स नहीं होता, काफ़ी सिंपल होता है और में नंबर ऑफ सेल्स होते हैं काफ़ी कम होता है, या तो सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है या फिर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है। तो उन सारे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं लोअर ऑर्गेनिजम्स या लोअर एनिमल्स। तो जो लोअर एनिमल्स होते हैं या फिर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मेथड होता है वो होता है डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस। ये इंसेक्ट्स में भी देखने को मिलता है, खासकर बात करें तो कॉकरोच में। इंसेक्ट्स में एक और चीज देखने को मिलता है हेमोलिम्फ। हेमोलिम्फ जो होता है एक कलरलेस लिक्विड होता है जो कि हेल्प करता है इंसेक्ट्स को ट्रांसपोर्टेशन करने में। हायर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें, जो मैकेनिज्म होता है ट्रांसपोर्टेशन का, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें हार्ट जो होता है पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं फिश में। तो फिश में जो होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की अगर बात करें तो इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन आता है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के केस में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं उसके अंदर। बर्ड्स और मैमल्स की अगर बात करें तो इन दोनों ही में 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। डिवीजन ऑफ हार्ट ऑन द बेसिस ऑफ चैम्बर की अगर बात करें तो 3 पार्ट में हम इसको क्लासिफाई करते हैं, 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट। 2 चैम्बर्ड हार्ट की अगर बात करें तो जो कि सिंपल इसका एग्जांपल है फिश में देखने को मिलता है, जिसमें 1 एट्रियम होता है और 1 वेंट्रिकल होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट की अगर बात करें तो ये रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में देखने को मिलता है, और जिसमें क्या होता है 2 एट्रिया होता है एंड 1 वेंट्रिकल देखने को मिलता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट की अगर बात करें तो इसको मैमेलियन हार्ट बोलते हैं, जिसमें 2 एट्रिया होता है एंड 2 वेंट्रिकल होता है। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो ये जो टाइप डिफाइन किया गया है वो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल्स के ऊपर होता है। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ये दो ही तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग को पढ़ना है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो होता है कोई भी ब्लड वेसल्स रोल प्ले नहीं करता है। दैट मीन्स इसमें कोई ब्लड वेसल्स प्रेजेंट ही नहीं होता है। डायरेक्टली हमारा हार्ट जो होता है ब्लड पंप करता है और ये बॉडी कैविटी तक जो भी होता है ब्लड हमारा पहुंच जाता है। और सिंपली ऐसा देखने को मिलता है कि ब्लड के अंदर क्या हो रहा है, हमारा टिश्यू जो है वो फ्लोट कर रहा है। और खासकर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है मॉलस्का फैमिली और जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये पूरे बॉडी में फैले हुए होते हैं, स्प्रेड रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है ब्लड जो होता है हमारे हार्ट से पंप होता है और पर्टिकुलर ऑर्गन्स तक ये क्या होता है आसानी से पहुंच जाता है। तो इनका इंपॉर्टेंट एक रोल होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो हायर ऑर्गन्स में देखने को मिलता है, दैट मीन्स ह्यूमंस में देखने को मिलता है, एनिमल्स में देखने को मिलता है, कैट, डॉग, एलिफेंट सब में देखने को मिलता है जो हायर एनिमल्स है उनमें। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है 3 पार्ट से मिलकर के, मेजर पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, दैट इज हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स एंड ब्लड एंड लिम्फ्स। हार्ट की अगर बात करें तो ये हमारा पंपिंग ऑर्गन होता है, ये ब्लड को पंप करता है, रिसीव करता है और फिर उसको पंप करता है। आर्टरीज और वेन की अगर बात करें तो ये हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड रहता है और इनका काम होता है ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन में। या तो ये ब्लड को क्या करते हैं ऑर्गन से कलेक्ट करके लाते हैं हार्ट तक, या फिर हार्ट से कलेक्ट करके ले जाते हैं ऑर्गन्स तक। ब्लड और लिम्फ्स की अगर बात करें तो ब्लड और लिम्फ्स को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी मीडियम। सर्कुलेटरी मीडियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर यही फ्लो करते हैं और इसके अंदर जो भी मटेरियल्स होते हैं लोडेड रहते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब जो भी हमारा केमिकल्स होता है जिसको ट्रांसपोर्ट करना है उसके अंदर पहले से लोडेड रहते हैं। या फिर गैस की अगर बात करें तो पहले से लोडेड रहते हैं, ये बस पहुंचते हैं और एक्सचेंज हो जाता है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में बन रखे हैं उनको बाहर निकालने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की अगर बात करें तो जो भी हमारा ब्लड है 4 मेजर पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा की अगर बात करें तो प्लाज्मा जो होता है इसका कंटेंट जो होता है 52 टू 62% के आसपास होता है। अगर एवरेज में बोलूं तो 55%, एवरेज 55% हम लोग कैटेगराइज करते हैं। आरबीसी की अगर बात करें तो आरबीसी जो होता है हमारा वो 38 टू 48% का होता है। प्लेटलेट्स की अगर बात करें तो इसका परसेंटेज होता है बिलो 1% होता है, और व्हाइट ब्लड सेल्स का भी जो होता है परसेंटेज वो बिलो 1% होता है। ये हमारा एक रफ आइडिया है। अगर प्लाज्मा की अगर बात करें तो प्लाज्मा में 90 टू 92% जो होता है वाटर कंटेंट होता है, और रिमेनिंग 8 टू 10% के अंदर हमारा प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल आयंस, एंजाइम्स, हार्मोन्स और एंटीबॉडीज आ जाते हैं। अगर न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें तो न्यूट्रिएंट्स के अंदर ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आ जाते हैं। और मिनरल आयन की अगर बात करें तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे हमारे मिनरल आयन के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, जो भी हमारा प्लाज्मा होता है ये टोटल ब्लड का जो होता है 55% जो वॉल्यूम होता है ये खुद कंटेन करता है। दैट मीन सिंपल अगर मैं बोलूं कि अगर हमारे पास 100 ml अगर हमारे पास ब्लड है तो उसमें से जो होगा 55 ml जो होगा वो हमारा ब्लड प्लाज्मा होगा, और रिमेनिंग 45% जो हमारा रिमेनिंग जो 45 ml हमारे पास ब्लड होगा उसके अंदर हमारा WBC आ जाएगा, RBC आ जाएगा, और साथ साथ प्लेटलेट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें रेड ब्लड कॉर्पसल्स की, जिनका दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स। इनके शेप की अगर बात करें तो ये बाइकनकेव शेप के होता है, दैट मींस इस तरीके का इनका शेप होता है। इनके पास अगर बात करें तो इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होते। खासकर यहाँ पे बात करें तो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ये हेमोग्लोबिन कंटेन करते हैं, और हेमोग्लोबिन में जो होता है वो आयरन प्रेजेंट होता है, जिनकी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं या रेड ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं इनका कलर जो होता है रेड कलर का होता है। ये बोन मैरो में बनते हैं, इनका मैन्युफैक्चरिंग जो होता है बोन मैरो में होता है, और इनका लाइफ स्पैन की अगर बात करें तो इनका जो लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का होता है, और आफ्टर 120 डेज ये स्प्लीन में जाकर के या फिर लिवर में जाकर के ये डेड हो जाते हैं। इसीलिए स्प्लीन और लिवर को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी की अगर बात करें तो इसको पढ़ते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और इसका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, दैट मीन्स इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। इनके शेप की अगर बात करें तो इनके पास कोई फिक्स शेप नहीं होता, दैट मीन्स ये अमीबॉइड शेप के होते हैं, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता इनके पास। कलर की बात करें तो ये कलरलेस होते हैं, और इनका लाइफ स्पैन जो होता है 1 to 3 डेज का होता है। ये भी बोन मैरो में ही बनते हैं, और साथ साथ यहाँ पे बात करें इनका मेजर जो रोल होता है एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में होता है। डब्ल्यूबीसी के अंदर जो होता है 5 कंपोनेंट्स फर्दर आते हैं, जिनको हम बोलते हैं एस्नोफिल बोलते हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। इन पांचों कंपोनेंट को हम फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। अगर हमारे पास WBC सेल्स है, अगर सेल्स के अंदर अगर ग्रेन्यूल्स टाइप अगर दैट मींस ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर अगर देखने को मिलता है इनके साइटोप्लाज्म के अंदर, तो उनको हम बोलेंगे ग्रैन्युलोसाइट्स अगर बोलते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स बोलते हैं। अगर ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर अगर देखने को अगर नहीं मिलता तो इस तरीके के WBC को हम बोलते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स की अगर बात करें तो इसके अंदर आता है स्नोफिल आ जाता है, बेसोफिल आ जाता है, न्यूट्रोफिल आ जाता है। लेकिन अगर बात करें ए ग्रैन्युलोसाइट्स की तो इसके अंदर आता है हमारा लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। प्लेटलेट्स की अगर बात करें तो ये कलरलेस होते हैं और ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। ई न्यूक्लिएटेड कहने का मतलब होता है इनके पास पहले न्यूक्लियस होता है, बाद में फिर नहीं होता, हट जाता है वो। इनका भी मैन्युफैक्चरिंग जो होता है बोन मैरो में ही होता है, और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अगर ब्लड अगर किसी कट की वजह से हमारे बॉडी से अगर बाहर आता है तो जो ब्लड जो रुकता है हमारे बॉडी पे वो इसी क्लॉटिंग की वजह से रुकता है, और ये क्लॉटिंग में हेल्प कौन करता है तो प्लेटलेट्स हमारा हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं लिम्फ। लिम्फ की अगर बात करें तो लिम्फ को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, या टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, या फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोलते हैं। ये भी कलरलेस होते हैं और ये लिम्फोसाइट को कंटेन करते हैं। लिम्फोसाइट दैट मींस पार्ट ऑफ WBC। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं तो इनका डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो होता है टिश्यू टू हार्ट, टिश्यू से ये हार्ट की तरफ ये फ्लो करते हैं।
लिम्फ्स की अगर फंक्शन की अगर बात करें तो लिम्फ का जो फंक्शन होता है एक तरीके से फिल्टर का काम करता है। ये माइक्रोब्स को फिल्टर आउट करता है या फिर जो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है हमारे ब्लड के अंदर उनको फिल्टर आउट करता है ये। नेक्स्ट इनका काम होता है अगर सेल के अंदर एक्स्ट्रा अगर फ्लूइड अगर प्रेजेंट है तो उस फ्लूइड को कम करता है ये। तीसरा इसका मेजर रोल जो होता है फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल होता है, इनको ये क्या करता है एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करता है। ब्लड वेसल्स की अगर बात करें तो हमारे पास 3 तरीके के ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज की अगर बात करें तो आर्टरीज का जो वॉल होता है वो काफी ज्यादा थिक होता है, लेकिन वही वेन्स की अगर बात करें तो थिन होता है। और कैपिलरीज के अगर वॉल्स की अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1 सेल के थिकनेस के बराबर इसका क्या होता है वॉल का थिकनेस होता है। आर्टरीज की अगर बात करें तो आर्टरीज जो होते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही हम प्योर ब्लड बोलते हैं। वेराज अगर वेन्स की अगर बात करें तो वेन्स जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं और कैपिलरी जो होते हैं दोनों तरीके के ब्लड को कैरी करते हैं, ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। आर्टरीज की अगर बात करें तो आर्टरीज जो होता है ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स, लेकिन वहीं पे वेन्स की अगर बात करें वेन्स जो होता है ब्लड कैरी करता है फ्रॉम ऑर्गन्स टू हार्ट। कैपिलरीज की अगर बात करें तो कैपिलरीज क्या करता है आर्टरीज से क्या करता है ब्लड को कैरी करके ऑर्गन्स तक पहुंचाता है और ऑर्गन से ब्लड कैरी करके वेन्स तक पहुंचाता है। आर्टरीज से अगर ऑर्गन तक अगर ब्लड को पहुंचा रहा है दैट मींस ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अगर ऑर्गन से वेन्स तक अगर ब्लड को पहुंचा रहा है अगर कैपिलरीज दैट मींस ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। आर्टरीज के केस में अगर बात कर ले तो एक होता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो होता है ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और जो पल्मोनरी वेन होता है ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहने का मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज होता है वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहने का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन का लेवल हाई होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो होता है कम होता है। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख पाओगे वेन्स और आर्टरी का। जो वेन्स होता है उसमें वाल्व्स प्रेजेंट है, ये इसको बोलते हैं वाल्व्स। ये स्ट्रक्चर इस तरीके से होते हैं कि यूनिडायरेक्शनल ब्लड के यूनिडायरेक्शनल फ्लो में हेल्प करते हैं। ब्लड एक ही डायरेक्शन में इनमें फ्लो कर पाएगा। अगर ब्लड दूसरे डायरेक्शन में अगर बैक फ्लो करना चाहेगा तो ये जो स्ट्रक्चर है क्या हो जाएगा ये बंद हो जाएगा और बैक फ्लो को रोक देगा, लेकिन इस तरीके का स्ट्रक्चर जो होता है आर्टरी में प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो थिकनेस की, तो जो वॉल का थिकनेस आप यहाँ पे दोनों में देख पाओगे कि जो भी आर्टरी होता है उसमें थिकनेस ज्यादा होता है और ये जो पाइप लाइक हॉलो स्ट्रक्चर है ये वेन्स में ज्यादा ब्रॉडर है और यहाँ पे आर्टरी की अगर बात करें तो ये काफी ज्यादा नैरो है, पतला है। तो इसी कारण से बोला जाता है कि जो प्रेशर होता है ब्लड प्रेशर की अगर बात करें तो आर्टरी में बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है, लेकिन वेन्स में अगर बात करें तो लो होता है। डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स की अगर बात कर लेते हैं एंड कैपिलरीज, तो आर्टरीज की अगर बात करें तो आर्टरी जो होता है ये ब्लड कैरी करता है फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स, है ना, दैट मींस अवे फ्रॉम हार्ट। ये हार्ट से क्या करता है ब्लड को कैरी करता है ऑर्गन तक पहुंचाता है, लेकिन वेन्स की अगर बात करें तो ये ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट करता है और हार्ट तक लाता है। ये कैपिलरीज की अगर बात करें तो दोनों ही काम करता है। ये क्या काम करता है आर्टरी से क्या करता है ब्लड लेता है ऑर्गन्स तक पहुंचाता है और ऑर्गन से ब्लड लेकर के ये वेन्स तक पहुंचाता है, ये दोनों ही काम करता है। आर्टरीज की अगर बात करें तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ये कैरी करता है। वेन्स की अगर बात करें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करता है। एक्सेप्शन दोनों की केस में क्या है, पल्मोनरी आर्टरी जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और जो वेन्स होते हैं पल्मोनरी वेन्स की अगर बात करें तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। कैपिलरीज की अगर बात करें तो ये दोनों तरीके के ब्लड को ये कैरी करते हैं, ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वॉल्स की अगर बात करें तो आर्टरीज का जो वॉल्स होता है वो काफी ज्यादा थिक होता है और इनमें वाल्व्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, दैट मींस वाल्व्स आर एब्सेंट। वेन्स की अगर बात करें तो इनका जो वॉल्स होता है अभी मैंने बताया इसमें वॉल्स जो होते हैं थिन होते हैं इन कंपैरिजन टू आर्टरीज, और इसमें वाल्व्स वे प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। कैपिलरीज की अगर बात करें तो इनका थिकनेस 1 सेल के अप्रोक्सीमेटली होता है और इसमें कोई वाल्व्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ब्लड ग्रुप की अगर बात करें तो ब्लड ग्रुप को हम 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, 2 बेसिस पे, एक रिसस फैक्टर पे करते हैं और एक एंटीजन और एंटीबॉडी के फैक्टर पे करते हैं। तो ये हमारा पहला कैटेगराइजेशन है, ग्रुपिंग है ब्लड ग्रुप का, जिसमें हम एंटीजन और एंटीबॉडी के बेसिस पे ब्लड ग्रुप को हम क्लासिफाई करेंगे।
एंटीबॉडी और एंटीजन की अगर बात करें तो दोनों स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होता है। एंटीबॉडी जो होता है फॉरेन सब्सटेंस से फाइट करता है और हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन एंटीजन की अगर बात करें तो एंटीजन जो होता है एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी को बनाता है। एंटीबॉडी की अगर लोकेशन की अगर बात करें तो जो एंटीबॉडी होता है हमारा प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है, और एंटीजेंस की अगर बात करें तो जो भी आरबीसी होता है उनके सरफेस पे ये प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे पास 4 तरीके के ब्लड ग्रुप्स ए बी टाइप एंड ओ टाइप, इन सारे में हम देखेंगे एंटीबॉडी और एंटीजन कौन कौन से हैं। अगर हमारे पास ब्लड ग्रुप अगर हमारा ए है दैट मीन्स उसमें एंटीजन जो होगा ए प्रेजेंट होगा और एंटीबॉडी जो होगा हमारा बी प्रेजेंट होगा। अगर ब्लड ग्रुप अगर हमारा बी है दैट मीन्स उसमें एंटीजन जो होगा बी प्रेजेंट होगा और एंटीबॉडी जो होगा ए प्रेजेंट होगा। आप देख पा रहे हो जो ब्लड ग्रुप है जस्ट उसका उल्टा हो जा रहा है एंटीबॉडी में। अगर हमारे पास ब्लड ग्रुप अगर हमारे पास ए बी है दैट मीन्स एंटीजन जो होगा हमारा ए बी दोनों प्रेजेंट होगा, लेकिन एंटीबॉडी दोनों में से कोई नहीं होगा। ओ की अगर बात करें तो कोई एंटीजन इसमें प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडी दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें ब्लड ग्रुप का जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिसस फैक्टर, तो रिसस फैक्टर 2 तरीके का होता है, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। रिसस की अगर बात करें तो ये एक प्रोटीन होता है। अगर ये प्रोटीन अगर हमारे रेड ब्लड सेल्स में अगर प्रेजेंट है दैट मीन्स वो पॉजिटिव RH कहलाएगा, रिसस कहलाएगा। अगर प्रोटीन अगर हमारा एब्सेंट है रेड ब्लड सेल्स में तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव RH या नेगेटिव रिसस बोलेंगे। तो कंपैटिबिलिटी की अगर बात करते हैं, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, मतलब एक डोनर होता है एक रिसीवर होता है। अगर कोई किसी को ब्लड दे रहा है तो उनमें देखा जाता है कि RH फैक्टर क्या है, RH फैक्टर दोनों का सेम है या नहीं है। अगर सेम अगर नहीं होगा तो दोनों एक दूसरे से ब्लड नहीं ले सकते, ना वो डोनेट करेगा रिसीवर को ना रिसीवर उसका ब्लड लेगा। अगर ऐसा हो जाता है कि अगर अपोजिट अगर RH फैक्टर है और ब्लड का ट्रांसफ्यूजन अगर हो गया तो एडवर्स मेडिकल इफेक्ट देखने को मिलते हैं और यहाँ पे उस पर्सन की जो रिसीवर है उसका डेथ भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई हमारे पास डोनर है दैट मीन्स जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसके बॉडी से अगर हम ब्लड लेकर के किसी रिसीवर के बॉडी के अंदर अगर हम इंजेक्ट करते हैं उस ब्लड को या ट्रांसफर करते हैं तो ये जो मेडिकल प्रोसीजर जो होता है इसी को हम सिंपल बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो आप डेफिनेशन में भी देख पाओगे, इट इज अ मेडिकल प्रोसीजर इन व्हिच ब्लड फ्रॉम ए हेल्दी डोनर इज ट्रांसफर्ड टू इन ए पर्सन हु इज इन नीड ऑफ ब्लड। मतलब जिसको ब्लड की जरूरत है उसके बॉडी में अगर ब्लड का ट्रांसफर अगर हम करते हैं तो ये प्रोसेस जो कहलाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या कहलाता है। यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जब बात आती है तो बात आती है दूसरा कंपैटिबिलिटी, कि जो भी हम ब्लड ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम डोनर टू रिसीवर बॉडी, क्या रिसीवर के बॉडी में वो फिट बैठेगा, दैट मीन्स वो कोई एडवर्स इफेक्ट तो क्रिएट नहीं करेगा उसके बॉडी पे, तो इसी को बोलते हैं कंपैटिबिलिटी। जैसे सिंपल सा अगर बात कर ले, हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ, लेकिन एक दूसरे के साथ वो कंपैटिबल है या नहीं है, दैट मीन्स सपोर्ट में लेगा या नहीं लेगा, इस चीज को हम चेक करते हैं खरीदने से पहले। तो इसी तरीके से अगर किसी से हम ब्लड अगर ले रहे हैं रिसीव कर रहे हैं तो कंपैटिबिलिटी को सबसे पहले चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो आप टेबल देख रहे हो ये कंपैटिबिलिटी टेबल है कि कौन से रिसीवर कौन से डोनर से ब्लड ले सकता है। जैसे अगर बात करें कि डोनर अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए वाला है तो कौन कौन से रिसीवर को दे सकता है, तो रिसीवर जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा या फिर जो रिसीवर जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा वो दोनों ब्लड ग्रुप ए वाले से ब्लड ले सकते हैं। लेकिन बात करें वहीं पे बी और ओ की तो ये दोनों जो है रिसीव नहीं कर सकते जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले, अगर डोनर जो हमारा उसका ब्लड ग्रुप अगर बी है तो जो रिसीवर होगा उसका ब्लड ग्रुप जो होना चाहिए बी होना चाहिए या फिर ए बी होना चाहिए। बाकी अगर ए और ओ की अगर बात करें तो ये रिसीव नहीं कर पाएंगे। अगर जिनका ब्लड ग्रुप अगर ए बी होगा तो ए बी वाले के केस में जो ए बी होगा वही सिर्फ ब्लड जो रिसीव कर पाएगा। बाकी तीनों के कंडीशंस में अगर बात करें रिसीवर जो ए ग्रुप का होगा या फिर बी ग्रुप का होगा या फिर ओ ग्रुप का होगा, ये तीनों में से कोई ले नहीं पाएगा उस ब्लड को। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो डोनर का ब्लड ग्रुप अगर ओ हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, जितने हमारे अदर ब्लड ग्रुप्स हैं दैट मीन्स ए हो जाए या बी हो जाए या फिर ए बी हो या फिर ओ हो, ये चारों क्या कर सकते हैं ब्लड ले सकते हैं ओ वाले से।
अगर डोनर अगर हमारा ओ रहेगा तो वो किसी को भी दे सकता है, चाहे कोई सा भी ब्लड ग्रुप वाला रिसीवर हो, वो सारे क्या कर सकते हैं, ओ वाले से ब्लड रिसीव कर सकते हैं। इसीलिए आप देख पाओगे कि जो ब्लड ग्रुप ओ वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, और जो एबी ग्रुप वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर या यूनिवर्सल रिसीवर। ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं ह्यूमन हार्ट की। ह्यूमन हार्ट की अगर बात करें तो ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर्स होते हैं, 2 अपर चेंबर होते हैं और 2 लोअर चेंबर होते हैं। तो जो अपर चेंबर होते हैं उसको बोलते हैं एट्रियम बोलते हैं, और जो लोअर चेंबर होते हैं उनको बोलते हैं वेंट्रिकल। जो हमारे हार्ट में जो लार्ज मतलब सबसे बड़ा जो आर्टरी होता है, लार्जेस्ट आर्टरी होता है, उसको बोलते हैं ऑर्टा। और जो ऑर्टा होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, कैरी करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पल्मोनरी आर्टरी की अगर बात करें तो जो पल्मोनरी आर्टरी होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और पल्मोनरी वेन जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सुपर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा जो होता है ये हमारे पास क्या होते हैं, वेन्स होते हैं। अगर हमारे पास ये रहा हमारा बॉडी का, ये हमारा हार्ट लेवल रहा, तो हार्ट के ऊपर वाले बॉडी पार्ट से अगर ब्लड ला करके जो हमारा वेन अगर हार्ट में डालेगा, दैट मींस कलेक्ट करेगा, उसको बोलेंगे सुपीरियर वेना कावा। और ऐसा वेन जो बॉडी के लोअर पोर्शन से ब्लड लाकर हार्ट तक जमा करेगा, कलेक्ट करेगा, उसको हम बोलेंगे इंफीरियर वेना कावा। तो आप डेफिनेशन में भी देख लोगे, जो सुपीरियर वेना कावा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम अपर पार्ट टू हार्ट, और जो इंफीरियर वेना कावा होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम लोअर पार्ट टू हार्ट। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। तो हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है कोनिकल शेप का होता है, नीचे से कोनिकल शेप का होता है, और जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट होता है वो ज्यादा बल्ज्ड होता है, बाहर की तरफ झुका हुआ होता है और निकला हुआ भी होता है। और जो भी हार्ट के पास जो होता है ना, हार्ट का जो ऊपर का जो लेयर होता है, सबसे आउटर लेयर, ये पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन से क्या होता है, बना हुआ होता है। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन ये डबल लेयर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, डबल लेयर का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन ये होता है कि जो भी हमारा हार्ट होता है उसके सरफेस को ये मॉइस्ट रखता है, और दूसरा काम ये होता है ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। नेक्स्ट यहां पे टर्म देख के निकल के आता है सेप्टम। सेप्टम की अगर बात करें तो डिवाइडिंग वॉल होते हैं। अब 2 तरीके के सेप्टम होते हैं हार्ट के अंदर, आप यहां पे देख पाओ, एक ये रहा हमारा सेप्टम, ये जो वेंट्रिकल को जो डिवाइड करने वाला जो वॉल होता है, मस्कुलर वॉल होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये पार्टीशन क्रिएट करता है लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के बीच में। इसी तरीके से जो हमारा इंटर आर्टियल सेप्टम जो होता है ये भी मस्कुलर वॉल होता है जो प्रेजेंट होता है 2 आर्टरियम के बीच में। आप देख पाओगे ये हमारा राइट आर्टियम है और ये हमारा लेफ्ट आर्टियम है, तो इनके बीच में जो वॉल प्रेजेंट होगा, इनको जो सेपरेट कर रहा होगा मस्कुलर वॉल, उसी को हम बोलेंगे इंटर आर्टरियल सेप्टम। नेक्स्ट यहां पे आता है बाइकस्पिड वल्व। बाइकस्पिड वल्व की अगर बात करें तो ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है और इसका पोजीशन जो होता है यहां पे होता है बाइकस्पिड वल्व का, दैट मींस ऑन द बाउंड्री लाइन ऑफ आर्टरियम एंड वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के जस्ट बाउंड्री लाइन पे ही हमारा बाइकस्पिड वल्व जो होता है प्रेजेंट होता है, जिसको मेट्रल वल्व भी बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है इस वल्व का, तो बैक फ्लो, जो भी हमारा ब्लड जो है लेफ्ट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में अब जो पहुंच चुका है तो ब्लड को पीछे नहीं जाने देता, वेंट्रिकल से दोबारा वापस लेफ्ट आर्टियम में नहीं जाने देता। बाइकस्पिड वल्व का जो होता है इतना ही फंक्शन होता है। ट्राइकस्पिड वल्व की अगर बात करें तो ट्राइकस्पिड वल्व जो होता है ये राइट साइड में प्रेजेंट होता है, और राइट साइड में भी ऑन द बाउंड्री लाइन ऑफ आर्टरियम एंड वेंट्रिकल। जो भी हमारा राइट आर्टरियम होता है और राइट वेंट्रिकल होता है उनके बाउंड्री लाइन पे ये प्रेजेंट होता है, और इसका काम भी होता है बैक फ्लो जो ब्लड का होता है उसको प्रिवेंट करता है ये। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस की। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं, उसके बाद से हम स्क्वायर डायग्राम भी समझ लेंगे। ब्लॉक डायग्राम की अगर बात करें तो जो भी हमारा बॉडी होता है, बॉडी से हमारा 2 हमारा आर्टरी जो होता है, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा जो होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और राइट एट्रियम में जाकर के जमा करता है इसको। अब राइट एट्रियम से जो होता है ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल में मूव करता है, और इस मूवमेंट के दौरान जो वाल्व हमारा काम में आता है वो हमारा कहलाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए हमारा ब्लड जो होता है राइट एट्रियम से राइट
वेंट्रिकल में पहुंचता है और राइट वेंट्रिकल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैरी हो मतलब प्रेजेंट हो जाता है, भर जाता है, जब हार्ट पंप करता है तो पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए वो कहां तक पहुंचता है, लंग्स तक पहुंचता है। अब लंग्स तक पहुंचेगा तो जो भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होगा वो उसमें ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। जब ब्लड में ऑक्सीजन का अगर परसेंटेज इंक्रीज होगा तो उस ब्लड को अब कैरी कौन करेगा, तो पल्मोनरी वेन करेगा। और पल्मोनरी वेन जो होगा वो ब्लड को जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उस ब्लड को लेकर के आएगा और लेफ्ट आर्टरियम में क्या करेगा, कलेक्ट कर देगा, जमा करेगा। अब लेफ्ट आर्टरियम से क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करेगा थ्रू बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए हमारा लेफ्ट आर्टरियम से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल में मूव कर जाएगा और ये बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएगा। अब जैसे ही हमारा हार्ट क्या करेगा, फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो भी हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट है वो अरोटा से होते हुए पूरे बॉडी में फैल जाएगा। और इस तरीके से जो होता है आप देख पाओगे कि एक ही समय पे हमारा क्या हो रहा है, हार्ट में दो बार हमारा जो भी ब्लड है दो बार आ रहा है। एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, दोबारा से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो एक ही साइकिल में जो हमारा ब्लड है दो बार हार्ट में मूव करता है, इसी को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट हम समझते हैं ब्लड सर्कुलेशन थ्रू स्क्वायर डायग्राम। इस स्क्वायर डायग्राम में देखोगे कि जो भी हमारा बॉडी है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जो भी हमारा वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा, ये दोनों कलेक्ट कहां पे कर रहा है, तो राइट एट्रियम में आकर के कलेक्ट कर रहा है। और राइट एट्रियम से ये जो हो रहा है ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू ये राइट वेंट्रिकल में हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये मूव कर जा रहा है। अब जैसे ही हमारा सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में मूव कर जाएगा, ये ट्राइकस्पिड वाल्व जो होगा ये बंद हो जाएगा। और जैसे ही हमारा क्या होगा, हार्ट पंप करेगा, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो राइट वेंट्रिकल से जो भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां पहुंचेगा, तो ये लंग्स में पहुंचेगा। अब लंग्स में क्या होगा, जो भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा और उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अब कौन कैरी करेगा, तो पल्मोनरी वेन करेगा। अब पल्मोनरी वेन जैसे ही कैरी करेगा तो ये कैरी करके कहां ले जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में ले जाएगा। लेफ्ट एट्रियम में अगर ले जाएगा तो लेफ्ट एट्रियम में क्या होगा, जो भी हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में मूव करेगा थ्रू बाइकस्पिड वाल्व। अब जैसे ही सारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में मूव कर जाएगा, वैसे ही हमारा जो भी होगा बाइकस्पिड वाल्व जो होता है पंपिंग के समय वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और जैसे ही हमारा हार्ट कंट्रैक्ट करता है तो ऑर्टा से होते हुए जो भी हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरे बॉडी में क्या होता है, पहुंच जाता है विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं पल्स। पल्स की अगर बात करें तो पल्स का सिंपल सा मतलब होता है नंबर ऑफ हार्ट बीट इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितनी बार हमारा हार्ट बीट करता है उसी के मेजरमेंट को हम बोलते हैं पल्स रेट। अगर पल्स रेट की अगर बात करें तो स्टेथोस्कोप की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। आप इस डेटा से आप देख पाओगे कि जो भी लोअर एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उनका जो पल्स रेट होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। अगर बिलो 10 ईयर्स के अगर इस बच्चे में अगर देखेंगे तो उनका जो पल्स रेट होता है दैट मीन हार्ट बीट जो होता है वो काफी 1 मिनट में ज्यादा होता है, 80 to 120 टाइम्स। 3 to 4 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनमें देखने को मिलता है। जो 1 मंथ के बच्चे होते हैं उनमें 70 to 190 टाइम्स देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा हाई है। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है उस हिसाब से क्या होता है, हमारा जो पल्स रेट होता है वो एडजस्ट होते चला जाता है। एवं 10 ईयर्स की अगर बात करें तो इस रेंज में होता है, 60 to 100 के रेंज में होता है हमारा पल्स रेट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं डिसऑर्डर रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम। तो 3 मेजर डिसऑर्डर्स होते हैं, हाइपरटेंशन जिसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है हमारे पास हार्ट अटैक। हार्ट अटैक की अगर बात करें तो ये एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें ब्लड जो होता है हमारे हार्ट में सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंच पाता। जैसे ही सफिशिएंट अमाउंट में अगर ब्लड नहीं पहुंचता है तो उससे क्या होता है कि जो भी हमारा हार्ट का जो मसल्स होता है, कार्डियक मसल जो होता है वो वीक पड़ जाता है, खराब होना स्टार्ट हो जाता है। और इसी सिनेरियो को या इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर की बात करें तो ये एक ऐसा कंडीशन होता है, ये सिचुएशन होता है जिसमें हमारा जो भी हार्ट है या कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो इनेबल हो जाते हैं। दैट मीन्स वो एबिलिटी अपना लूज करने लगते हैं, लूज कर देते हैं। अल्टीमेटली ब्लड पंपिंग का जो एबिलिटी होता है कंप्लीटली लूज हो जाता है और इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं हार्ट फेल्योर। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर की अगर बात करें तो सिंपली क्या होता है, जब ब्लड हमारे आर्टरीज या वेन्स में फ्लो करते हैं
तो ब्लड जो प्रेशर अप्लाई करते हैं आर्टरीज और वेन्स के वॉल पे, वही प्रेशर का जो मेजरमेंट होता है वो यही कहलाता है हमारा ब्लड प्रेशर। तो आप डेफिनेशन से देख पाओगे, इट इज द प्रेशर अगेंस्ट वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स ड्यू टू ब्लड डिस्चार्ज। ब्लड अगर फ्लो कर रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर, उस समय जो उनके वॉल पे जो प्रेशर लग रहा होता है उसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब आर्टरीज की अगर बात करें तो आर्टरीज के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है काफी ज्यादा हाई होता है, लेकिन इन कंपैरिजन टू आर्टरीज वेन्स के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है लो होता है। इसका रीजन ये होता है कि आर्टरीज का जो ओपनिंग होता है काफी ज्यादा नैरो होता है, नैरो ओपनिंग होता है, लेकिन वही वेन्स की अगर बात करें तो इसका जो ओपनिंग होता है ब्रॉड होता है। तो ब्रॉड ओपनिंग की वजह से इनमें जो होता है प्रेशर काफी कम होता है। जैसे एक बार आप ऐसा कर सकते हो, गार्डनिंग में हम दो तरीके के पाइप का इस्तेमाल करते हैं, एक जो होता है पतला पाइप होता है, एक मोटा पाइप होता है। तो मोटा पाइप में आप देखते हो जो वाटर का फ्लो होता है बहुत शॉर्ट रेंज तक रहता है, उसमें प्रेशर उतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन जो पतला पाइप होता है उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है। तो कुछ इसी तरीके का हमारा आर्टरीज और वेन्स में होता है। वेन्स हमारा जो होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर कम होता है। आर्टरीज हमारा पतला होता है, तो पतला होने की वजह से इसके अंदर प्रेशर काफी ज्यादा हाई होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर की। तो ब्लड प्रेशर का जो मेजरमेंट होता है वो स्पेशल डिवाइस से करते हैं, जिस डिवाइस का नाम होता है स्फैग्मोमैनोमीटर। आप यहाँ पे देख पाओगे स्फैग्मोमैनोमीटर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की अगर बात करें ह्यूमन बॉडी की तो 120/80 बोलते हैं। 120 जो होता है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और डायस्टोलिक प्रेशर की अगर बात करें तो वो 80 mm of Hg होता है। प्रेशर को मेजर करने का जो तरीका होता है mm of Hg में करते हैं हम। सिस्टोलिक प्रेशर कहने का मतलब होता है जब हमारा हार्ट जो होता है कॉन्ट्रैक्ट करता है उस समय जो प्रेशर होता है ब्लड प्रेशर, उसी को बोलते हैं हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब हमारा खून अंदर हार्ट के अंदर भर रहा होता है, दैट मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो अंदर भर रहा होता है हार्ट के अंदर, उस समय जो ब्लड प्रेशर होता है उसी को हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दैट मीन्स रिलैक्सेशन वाला जो पोजीशन होता है उस समय जो प्रेशर लगेगा ब्लड का ब्लड वेसल्स के अंदर उसको हम बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर।